अनेक मंत्रिमंडळामध्ये अनेकांना काम करायला संधी मिळाली आणि सामान्य कुटुंबातला कार्यकर्ता सुद्धा राज्य सकट चालू शकतो हे राष्ट्रवादीच्या सहकार्याने देशाला दाखवलं. अनेक नवीन नेते तयार केले आणि मनामध्ये एकच भाव होती की या महाराष्ट्राचा चेहरा बदलायचा आहे. या महाराष्ट्राच्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनामध्ये प्रकाश कसा येईल याची काळजी घ्यायची आणि त्या कामामध्ये तुमच्या कष्टानं आपण यशस्वी झालो. आज आपल्याला आणखीन पुढे जायचं आहे. संकट खूप आहेत. ती संकट ज्यांची वैचारिक भूमिका देशाच्या हिताची नाही अशांच्या हातामध्ये देशाची सूत्र आहेत. ज्यांच्या हातामध्ये सूत्र आहेत त्यांच्या पुढं त्यांच्या सहकार्यांना सुद्धा त्यांच्या मनात असलेल्या कल्पना मांडण्याच्या संबंधीच्या मर्यादा आहेत. केंद्र सरकारमध्ये मी अनेकदा काम केलं. मनमोहन सिंगांच्यावर काम केलं. त्याच्या आधीच्या रावसाहेबांच्या मंत्रिमंडळात काम केलं. विरोधी पक्ष नेता म्हणून दिल्लीत काम केलं. या सगळ्यांची कामाची पद्धत बघितली. एखादी गोष्ट योग्य नसेल, जनतेची भावना वेगळी असेल तर त्या संबंधीचा सुसंवाद साधणं, त्याचा मार्ग काढणं हे सूत्र या देशामध्ये अनेक वर्षापासून चालू होते. आज चित्र बदलले. संवाद संपलाय. लोकशाहीमध्ये विरोधक असोत, सहकारी असोत, याच्यात सुसंवाद पाहिजे. नेतृत्व करणारे लोक मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो. 4 वेळेला मुख्यमंत्री होतो. माझी पद्धत असायची, एखादा महत्त्वाचा निर्णय आपण घेतला तर त्या निर्णयाच्या संबंधी सामान्य माणसात काय प्रतिक्रिया आहे ही जर जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो. लोकांशी बोलावं लागतं. लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं. जे अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता ठेवायला. आज देशामध्ये हा संवाद नाही. आम्ही सगळेजण सत्ताधारी पक्षात नाही आहोत, पण लोकांच्या मध्ये आहोत. आणि त्यामुळं कधी काही जी सामान्य माणसाची दुःखाची स्थिती समजते त्याचा मार्ग काढण्याची इच्छा असते. पण संवाद जर नसेल राज्यकर्त्यांचा आणि सहकार्यांचा तर या सगळ्या गोष्टी मर्यादा असतात. आणि तेच करून आज देशाच्या सगळ्या राज्यातल्या जनतेच्यामध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता आहे. एका बाजूने हे चित्र आहे आणि दुसऱ्या बाजूनं आम्ही लोकांनी प्रयत्न सुरू केले की लोकशाही टिकवायची असेल, संसदीय पद्धतीला शक्ती द्यायची असेल तर हा संवाद चालू करण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि हा पहिला संवाद आम्ही सत्ताधारी पक्षात जे नाहीत त्या सगळ्यांना संघटित करायला सुरुवात केली. काही बैठका घेतल्या. बिहारमध्ये पाटण्यामध्ये आम्ही जमलो.
अनेक पक्षांचे नेते जमले. 1917 आणि 18 तारखेला बंगलोरला पुन्हा एकदा आम्ही सगळे एकत्र येतो. देशाच्या प्रश्नाची चर्चा करतो. कुठलाही व्यक्तिगत विषय त्या ठिकाणी मांडत नाही. आणि हे जसं करायला लागलं तशी ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण व्हायला लागली. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी 8 दिवसाच्या पूर्वी एक भाषण केलं. मला तो भोपाळला मध्य प्रदेशमध्ये. आणि त्यांनी सांगितलं की काँग्रेस पक्षाने इतक्या कलाकृतीचा भ्रष्टाचार केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 70 लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केला. 70,000. आणि हे सांगत असताना राज्य सरकारी बँक आणि इथं फार बंधारे खातं याचा उल्लेख केला. प्रधानमंत्र्यांनी किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कुठलीही विधानं आदर नसताना करणं हे शहाणपणाचं लक्षण आहे. पण विधानं केली. या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को आप संबोधित करते सुन रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं. तो आपको बता दें कि शरद पवार जो इस वक्त मीडिया से भी मुखातिब हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि एक हिस्टोरिकल मीटिंग रही. शरद पवार ने साथ ही ये भी कहा कि पूरा देश इस मीटिंग को देख रहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकास में बाधा पहुंचाई जा रही है. विकास में बाधा पहुंचाने की कोशिश, ये बयान शरद पवार की तरफ से दिया गया. शरद पवार जो इस वक्त मौजूद हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो पिछला घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिला है आखिर उसको किस तरीके से देखा जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि फिर से पार्टी को एस्टैब्लिश करना होगा. खरं जर कोणत्या चुकीचं काम केलं असेल त्याच्या संघटनेची कारवाई केली पाहिजे. त्याच्यात सत्य जे सांगतो ते सांगितलं पाहिजे. पण ती त्याच्यामध्ये तेवढी धमक त्यांनी दाखवली. आणि त्याचं कारण हे की आपण देशाचे नेते आहोत. राजकीय पक्षाचे नेते आहेत. पण ज्यावेळेस देशाचा नेता म्हणून आपण जनमानसाच्या समोर बोलतो त्यावेळेस त्या प्रकारची सभ्यता आणि मर्यादा या पाळल्या पाहिजे. आणि त्या पाळल्या जात आरोप केले त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार कह रहे हैं कि जब विपक्ष एक साथ आया तो केंद्र सरकार डर गई. वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह के आरोप हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर और पार्टी पर लगाया वो गलत है. वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का विकास एनसीपी का एकमात्र लक्ष्य था और पार्टी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है. विकास में बाधा पहुंचाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है. शरद पवार कह रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं, पावर में नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के दिमाग में हैं, लोगों के जहन में हैं. उन्होंने कहा एक बार फिर से पार्टी को एकजुट करेंगे. पार्टी का हर कार्यकर्ता अभी भी पार्टी के लिए समर्पित है और हम अपनी बात जन जन तक पहुंचाएंगे. हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचाएंगे. मनमोहन सिंगांच्या काळामध्ये बघितलं हमने तमाम बाधाओं के बावजूद लगातार हम आगे बढ़ते रहे. पार्टी कई बार मुश्किलों में आई, लेकिन उन मुश्किल बाधाओं को पार कर हमने पार्टी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. एक बार फिर से पार्टी में संकट है और हम एक बार फिर से इस संकट से उबरने की कोशिश करेंगे. वो आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि अगर एनसीपी करप्ट थी तो उसे सत्ता में क्यों आने दिया गया. ही स्थिती आज देशात निर्माण झालेली आहे.
तो शरद पवार को आप सुन रहे हैं। शरद पवार ने सीधा आरोप केंद्र सरकार पर भी लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले तक हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टियां एक साथ आ रही हैं, उसके बाद केंद्र इनसिक्योर हो रहा था। इस तरह का आरोप शरद पवार की तरफ से लगाया गया। और साथ ही उन्होंने पार्टी को लेकर भी जिक्र किया कि हमने बहुत काम किया, सबके लिए मेहनत की, पार्टी के लिए मेहनत की, सब कोई एमएलए बना, कोई सांसद बना, कोई एमएलसी बना। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शरद पवार। विजयमंडळ जायची आणि ती ज्या कार्यकर्त्यांनी कष्ट करून ही चांगले दिवस आणले त्यांना विश्वासात न घेता, पक्षाला विश्वासात न घेता वेगळी भूमिका घ्यायची आणि जो राजकीय विचार आपल्याला मान्य नाही हे आपण लोकांच्या समोर कालच्या निवडणुकीत मांडलं, त्याच्यात लोकांची सहमती घेतली, त्या विचाराच्या पंक्तीला जाऊन बसणं हे योग्य नाही लोकशाहीच्या दृष्टीनं, एवढंच त्या ठिकाणी सांगायचं। शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार ने इस बारे में उनसे कभी बातचीत नहीं की गई। वो कह रहे जिस तरह से शिवसेना के साथ संकट खड़ा किया गया, वैसा ही काम अब एनसीपी के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने मुझे यहां तक पहुंचाया है और आज की बैठक ऐतिहासिक है। वो ये बात कह रहे हैं कि गलती को सुधारना हमारा काम है। अभी भी वक्त है, अभी भी गलतियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ है कि अजीत ने उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। वो कह रहे हैं कि जिस तरह की दिक्कत शिवसेना के साथ पैदा की गई, वैसी ही दिक्कत अब एनसीपी के साथ पैदा की जा रही है। शरद पवार कह रहे हैं कि उन्हें सत्ता की, पावर की भूख नहीं है। वो समाज का, महाराष्ट्र का भला चाहते हैं। अशा प्रकारचं मत सांगून भूमिका बांधून चालवा घेणं ही गोष्ट लोकशाहीमध्ये योग्य, लोकतंत्र बचाने के लिए संवाद जरूरी है, ये बात शरद पवार कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जैसा उद्धव ठाकरे के साथ किया गया, वैसी ही साजिश अब एनसीपी के साथ की जा रही है। वो कह रहे हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, कार्यकर्ताओं की वजह से हूं, जनता के वजह से हूं। लोकतंत्र बचाने के लिए संवाद एक जरूरी हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है, और हम वही चाहते हैं। तो शरद पवार को आप सुन रहे हैं। शरद पवार जिनकी तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि भले ही हम पावर में नहीं हैं, यानी हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के बीच हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक साजिश है, और वो साजिश वो बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे कि शिवसेना के साथ हुई थी। ऐसा कहना है शरद पवार का कि जो उद्धव के साथ हुआ वैसा ही मेरे और मेरी पार्टी के साथ हुआ है। मुझे सत्ता की कभी भूख नहीं रही। हमने पार्टी के लिए काम किया, मेहनत की, पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को एस्टेब्लिश किया, और अब आगे बढ़ना होगा और एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करना होगा। साथ ही उन्होंने अजीत पवार का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बातचीत से हल निकल सकता था, लेकिन अजीत पवार ने मुझसे कभी बातचीत ही नहीं की। शरद पवार ये भी कहते हुए नजर आए कि विरोधियों को एकजुट करने की मैं कोशिश कर रहा था, और शायद इस वजह से, दरअसल उनका सीधा आरोप केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, कि शायद वो इनसिक्योर होने लगे थे और उसके बाद उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। तो ये शरद पवार के तमाम आरोप, और ये बताते हुए भी एक तरह से संपत्ति लेने की कोशिश भी कार्यकर्ताओं से भी और महाराष्ट्र की आवाम से भी, ये कहते हुए कि हमने पार्टी के लिए काम किया था, कई एमएलए बने, कई सांसद भी बनाए, और ये संदेश उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया। और साथ ही ये कहा कि आज देश और राज्य असंतोष में है। आणि त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये हा काळ पंजा आणि त्याच्यानंतर घड्याळ, आता घड्याळावर लढलो, हातावर लढलो, चरख्यावर लढलो, गायवाशीवर लढलो। शरद पवार कह रहे हैं कि मैं नाखुश नहीं हूं, लेकिन जो अजीत पवार की तरफ से किया गया उससे मैं दर्द में हूं, मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा कि जिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें एमएलए बनाने में मदद की, अजीत पवार ने उन्हीं कार्यकर्ताओं को धोखा दिया। वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, एंटी डेमोक्रेटिक एक्ट इसे नाम दे रहे हैं शरद पवार। और वो ये बात भी कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अजीत पवार गुट खुद को एनसीपी क्यों कह रहे हैं।
तो फिर काही चिंता शरद पवार ने कहा जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी हमने कभी भी कांग्रेस के दफ्तर को ओवरटेक नहीं किया, उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि नासिक में जिस तरह से पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ता लड़ रहे थे वो चीज भी उन्होंने देखी है। आज अनेक गोष्टी सांगता येतील। मी काही मित्रांना त्यांच्याबद्दल काही भाष्य करू इच्छित नाही। आज काही लोकांनी भाषणं केली, माझ्याबद्दलही काय बोलले, पण बोलताना एक सतत सांगत होते की आमचे गुरु आहेत। तुम्ही आज जर आमच्या काही मित्रांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले, त्या फोटो सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फोटो लावली, त्याचा फोटो माझा। त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे। कारण त्यांचं नाणं खरं नाही, खणखणं वाजत नाही, हे नाही लोक ओळखतील, त्यामुळे नको की अडचण लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा खरं। अनेकांनी सांगितलं। अजीत पवार ने, शरद पवार कह रहे हैं नसीहत देते हुए अजीत पवार को कि जो अजीत पवार ने किया है उसके लिए उन्हें सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। वो कह रहे हैं कि अजीत पवार किसी भी दिक्कत को लेकर मुझसे बात कर सकते थे, कुछ लोग छोड़कर गए। इस बात का उन्हें दुख है कि कुछ लोगों के जाने से पार्टी में दिक्कत पैदा हुई। वो कह रहे हैं कि अगर कोई परेशानी थी अजीत पवार को बात करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से पार्टी को तोड़ने की कोशिश अजीत पवार ने की है उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार और उनके साथ जो विधायक हैं उन्होंने गलत काम किया है, पार्टी को धोखा दिया, बिट्रे किया है। और एक और बड़ी बात अमित, यहाँ शरद पवार कह रहे हैं कि पार्टी का सिंबल मैं जाने नहीं दूंगा, ये शरद पवार ने कहा। कार्यकर्ताओं को इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं और बड़ी बात यह कि उन्होंने उस वक्त का भी जिक्र किया जब वो कांग्रेस से अलग हुए थे। उन्होंने कहा कि जब मैं कांग्रेस से अलग हुआ था तो मैंने कांग्रेस के पार्टी दफ्तर को टेक ओवर नहीं किया था जैसा कि अजीत पवार ने किया, ऐसा उनका कहना है। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत लोग गुरु कहते हैं, मेरी तस्वीर भी लगाते हैं, लेकिन मेरा खुद का जो सिक्का था, देखिए एक बार फिर से कटाक्ष अजीत पवार को लेकर कहा, मेरा खुद का सिक्का खोटा निकला। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार एक तरह से पावर कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी पावर कार्ड अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और वो कह रहे हैं कि पार्टी का सिंबल मैं जाने नहीं दूंगा। नाही चालणार नाही, त्यांचा अन्याय झाला समजलं असतं आणि त्या अन्यायामुळे त्यांना आज बसावं लागेल। अशा वेळेला कार्यकर्त्याला, सहकार्याला मी तोंडशी फसवून देणार नाही, माझा पक्ष त्याच्या मागं उभा राहील। पुन्हा तिकीट दिलं, सरकार आलं आणि मंत्रिमंडळामध्ये शिवाजी पार्कचा सोहर घेतला। शरद पवार अपने भाषण में कह रहे हैं कि कुछ लोग भाषण दे रहे थे, उनकी भाषण पे मैं किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा। शरद पवार कह रहे हैं कि मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रचार के लिए। ये बात मैंने देखी कि कई पोस्टर्स में मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये गलत है। कुछ लोग भाषण दे रहे हैं और अपने भाषणों में मुझे गुरु कह रहे थे, मैं उनके भाषण, उनकी कही गई बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जातो आणि 3 वाजता का 2 वाजता मी फायदा त्यांची सोबतच घेऊन टाकतो। माझी माणसं आहे, बघून येतो, त्यामुळे इतकं होतं बघून येतो हे सांगितलं तर जरा झोपून काही कधी याचा नेम नाही, हा अनुभव त्या ठिकाणी। राज्यकर्ते, कमीत कमी राज्यकर्ते असे असले पाहिजेत, हे राज्य तरी एकत्र ठेवायचं। आज राज्याचे एक उपमुख्यमंत्री आहेत, भाजपचे आहेत, अनेक वेळा भाषण केली, हे राज्य तोडलं पाहिजे,
वेगळा विदर्भ केला पाहिजे. वेगळा विदर्भ केल्याशिवाय मी असं करणार नाही तसं करणार नाही. आणि आज काय झालं, विदर्भाच्या प्रश्नामध्ये सुद्धा हे लोक किती लक्ष घालतात याची खात्री देता येत नाही. दिलेला शब्द कोणी पाळला नाही आणि कारण नसताना आज एक प्रकारचं राज्याच्या ऐक्याला सोडून जाण्याची भाषा या लोकांनी कधी काही बोलली. कसं राज्य चालले. आज आपले काही सहकारी गेले अस्वस्थ आपण 8 दिवसापूर्वी 10 दिवसापूर्वी त्यांचं भाषण ऐकलं की महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये असला मुख्यमंत्री आला नाही. हे भाषण आता असल्या मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर आज नमस्कार म्हणून काम करायचं. काय सांगायचं याच्या संबंधी. शरद पवार कह रहे हैं कि 3 दिन पहले उनके पास एक फोन कॉल आई, उनसे पूछा गया कि क्या हो रहा है, मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता. उसके बाद अजीत पवार शपथ ग्रहण करने के लिए चले गए और कभी वापस नहीं आए. काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतलं, सहकार्यांनी घेतलं आणि सगळ्यांनी मिळून मला सांगितलं याचं नेतृत्व तुम्ही करा. पण त्या ठिकाणी जो पक्ष होता तो भाजप नव्हता. तो शरद पवार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं वो ये भी लगातार बता रहे हैं कि कैसे 24 साल पहले पार्टी स्टैब्लिश हुई थी, एनसीपी स्टैब्लिश हुई थी और शिवाजी पार्क में जो परसों उन्होंने मीटिंग की थी उस बात का भी उन्होंने जिक्र किया. तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक तरह से सिंपैथी गेन करने की कोशिश शरद पवार की तरफ से, पार्टी का इतिहास याद दिलाते हुए कैसे पार्टी शुरू हुई थी, कैसे उसको स्टैब्लिश किया, कितनी मेहनत की गई और किस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया. वहां जो नेता, जो कार्यकर्ता अभी फिलहाल उनके पास बचे हैं, अब उनको एक तरह से एकजुट करने की कोशिश शरद पवार कर रहे हैं और साथ ही वो कटाक्ष तंज अजीत पवार पर भी कस रहे हैं, ये कहते हुए कि बातचीत से हल निकल सकता था. लेकिन अजीत पवार ने कोई बातचीत ही नहीं की. इसके अलावा वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, नागालैंड और साथ ही अजीत पवार को एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश की तो एक देवेंद्र फडणवीस को लेकर कि आप उन्हीं के साथ पावर शेयर कर रहे हैं. यानी अजीत पवार के इस कदम को बार बार शरद पवार अपनी स्पीच में क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो शरद पवार अब ये कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ना होगा और एक बार फिर से एकजुट होकर काम करना होगा. केंद्र पर भी उन्होंने कई निशाना साधा और वो ये मांग कर रहे हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया है, करप्शन के आरोप लगातार हम पर लगते रहे, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम पर एक्शन होना चाहिए. ये मांग भी शरद पवार कर रहे हैं. साथ ही एक बार फिर से उन्होंने पार्टी पर दावा भी ठोका है और ये कह रहे हैं कि एनसीपी को मैंने खड़ा किया और पार्टी का जो सिंबल है उसे मैं जाने नहीं दूंगा. माझ्या मते हे उदाहरण ठीक नाही. आज असं सांगितलं जातं की संघटनेची जबाबदारी ज्याचा उल्लेख या ठिकाणी केला म्हणून मी काही सांगू जास्त बोलू इच्छित नाही. पण भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आम्ही गेलो याच्यात काही चूक नाही. जे लोक या देशामध्ये शरद पवार अपने संबोधन में एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का बंटवारा चाहते थे, वो अलग विदर्भ की मांग कर रहे थे और वो कह रहे हैं अजीत से कि ऐसे ही लोगों के साथ अजीत ने हाथ मिला लिया, सत्ता में उनके साथ चले गए. शरद पवार कह रहे हैं कि इमरजेंसी लागू होने के बाद कई पार्टियां साथ आईं और जनता दल का, जनता पार्टी का निर्माण हुआ, एक नई पार्टी बनी जिसका नाम जनता पार्टी था. उद्ध्वस्त करण्याचं काम केलं गेलं. आज तेलंगणा त्या ठिकाणी तेच झालं, शेजारच्या राज्यात तेच झालं, आंध्रमध्ये झालं, बिहारमध्ये नितीश कुमार त्यांच्याबरोबर होता. नितीश कुमारला निकाल घ्यावा लागला भाजपला सोडून
राज्य केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, ते वेगळे झाले त्या ठिकाणी. असे एक असे राज्य आहे की जिथं भाजप पक्षाबरोबर सत्ता सहभागी झाले तर काही महिने ठीक चालतं आणि त्यानंतर जो सहकारी आहे तो उद्ध्वस्त करणं, त्याची मोडतोड करणं, त्याच्यात फूट कशी याचं बघणं हे सूत्र भाजपचं आहे. आणि त्यामुळं आज कुणी जायचा निकाल घेतला असेल तर तो निकाल ते घेऊ शकतात लोकशाहीमध्ये. पक्षात बसून चर्चा करून घेतला असता तर अधिक चांगलं झालं असतं. पण तरी मी काही त्या संबंधीचं बोलू इच्छित नाही. पण ही गोष्ट लक्षात ठेवा की देशात तो शरद पवार को लेकर जिस तरीके से राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार सब कुछ जानते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरद पवार को ना पता हो. अपने संबोधन में उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को ये बताया कि मुझे कॉल आई थी, मुझसे पूछा गया कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है. और फिर देखा कि अजीत पवार शपथ लेने के लिए चले गए. इस बात का उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि वो जो घटनाक्रम हुआ उससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे, उन्हें कुछ नहीं पता था. इसके अलावा बाळासाहेब ठाकरेंनी स्टेटमेंट काढलं की देशाच्या एकीच्यासाठी इंदिरा गांधी शरद पवार ने कहा कि मदत केली. वो लोग यानी अजीत पवार गुट को वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के त्यांना सहकार्य साथ जा रहे हैं और इसे वो गलती भी नहीं मानते हैं. केलं की विधानसभेची निवडणूक या राज्यात आली